जय हिंद बच्चों। बेटा इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें एक मेन और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो चलिए हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने के लिए हम आपके लिए पहले एक स्पीशीज लेते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब क्या है? एक ऐसा स्पीशीज जिसमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का एटम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन का एटम लें तो पहले उसके न्यूक्लियस को बनाएं जिसमें हमारे पास एक प्रोटॉन होगा। और थोड़ा सा स्पष्ट बना लिया जाए, हाइड्रोजन के एटम का न्यूक्लियस जिसमें एक प्रोटॉन मौजूद होगा और उसके चारों तरफ पहला शेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कर रहा होता है, तो बहुत सीधी सी बात है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करना चाहता है। तो न्यूक्लियस अपने फोर्स से इस टारगेट इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करना चाहता है। तो न्यूक्लियस कितने फोर्स से इस टारगेट इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर पाएगा, या न्यूक्लियस कितने चार्ज से इस टारगेट इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो बात है कि न्यूक्लियस के अंदर कितना उसका प्रोटॉन है और उसका कितना न्यूक्लियर चार्ज है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है इसको हम लोग प्रोटॉन की संख्या से डिनोट कर लेते हैं। जितने ही प्रोटॉन होंगे उतना ही न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग Z से डिनोट कर लेते हैं। तो इस केस में न्यूक्लियस जिस फोर्स से या जिस चार्ज से इस इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करना चाहता है, न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा, न्यूक्लियस जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करना चाहेगा, जो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होगी वो की Z प्रॉपर्टी उसके न्यूक्लियर चार्ज से डिनोट होगी। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसी फोर्स से वो इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो यहां न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है 1। तो ये तो हो गया न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इतने फोर्स से या इतने चार्ज से ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड अट्रैक्ट करना चाहता है। अब दूसरी बात होती है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास आके देखा जाए कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का ओवरऑल कितना फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स या कितना न्यूक्लियर चार्ज अपने ऊपर फील कर रहा है, जिससे ये इस न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ओवरऑल नेट इफेक्टिवली अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन से पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन, तुम न्यूक्लियस का नेट कितना फोर्स या नेट कितना चार्ज अपने ऊपर अट्रैक्शन के लिए फील कर रहे हो। तो जब ये आप पूछेंगे इलेक्ट्रॉन से कि तुम भाई टारगेट इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन, तुम न्यूक्लियस का कितना फोर्स या कितना चार्ज अपने ऊपर फील कर रहे हो जिसके कारण तुम न्यूक्लियस के टुवर्ड्स नेट अट्रैक्ट होना चाहते हो, तो दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दिस विल बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये वो चार्ज होगा जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन या ये वो फोर्स होगा जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन नेट न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। इसको हम लिखते हैं Z स्टार। अब इस केस में देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के सिवा अगल बगल और कोई चार्ज बॉडी इसके पास है ही नहीं। तो इसके पास एक ही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, दैट इज टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इसके पास और कोई डेविएट होने का कोई साधन नहीं है। इसके पास दूसरा जो अट्रैक्टिव फोर्स या दूसरा जो चार्ज बॉडी है वो न्यूक्लियस ही है। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या वो फोर्स जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन नेट न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, तो वो Z स्टार, इस केस में Z स्टार एग्जैक्टली Z के बराबर हो जाएगा। Z स्टार Z के बराबर होने का क्या मतलब है
कि जितने फोर्स से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन भी नेट उतना ही फोर्स अपने ऊपर अट्रैक्ट होने के लिए फील कर रहा है, इफेक्टिव। तो इस केस में Z स्टार और Z एक ही बराबर होंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए 1 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहता है, सपोज एक डाटा दे रहा हूं, 1 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहता है ये प्रोटॉन, जो कि इसके Z के द्वारा डिनोट हो रहा है। Z मान लो इसका 1 है, तो 1 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहता है। फिर इस इलेक्ट्रॉन के आगे पूछते हैं भाई तुम कितने नेट फोर्स से न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये देखेगा इसके चारों तरफ और कोई तो फोर्स है ही नहीं, और कोई तो चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, तो ये नेट पूरा Z स्टार जो है जितना फोर्स से न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना चाहेगा उतने ही टोटल फोर्स से ये न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे Z स्टार की वैल्यू भी 1 न्यूटन होगी, तो Z स्टार इज इक्वल टू Z। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में जिसमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के सिवा अगल बगल कुछ नहीं दिखता, ऐसे केस में जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिस चार्ज से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करना चाहता है, आपका इलेक्ट्रॉन भी ओवरऑल उतने ही फोर्स से इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है। यहाँ बाहर से और कोई फोर्स नहीं है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के केस में बच्चों Z स्टार Z के एग्जैक्ट बराबर होता है। मतलब जितने फोर्स से न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी उतने ही फोर्स से न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में Z स्टार और Z एग्जैक्टली बराबर होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डाई एटॉमिक स्पीशीज, इसी से रिलेटेड हो जाएगा पॉली एटॉमिक स्पीशीज। अगर आप डाई एटॉमिक स्पीशीज की बात करें या पॉली एटॉमिक स्पीशीज की बात करें जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम सबसे अच्छा स्पीशीज ले लेंगे हीलियम। हीलियम को हम लिखते हैं 2 और 4। इसके अंदर प्रोटॉन जो है वो होता है 2, इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है 2, और न्यूट्रॉन जो है वो भी होता है 2। तो हम इसमें अगर इसके न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से है, और इसके न्यूक्लियस में कुल मिला जुला के 2 प्रोटॉन रहते हैं। तो जो Z है हीलियम का जो Z है, जो कि उसके 2 प्रोटॉनों के कारण है, वो एटॉमिक नंबर के बराबर Z की वैल्यू इसमें 2 रहेगी। Z 2 का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर इज Z, जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो 2 प्रोटॉनों के कारण है, तो Z इज न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन का टोटल नंबर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो Z की वैल्यू 2 है। अब इसमें अगर हम लोग लेते हैं शेल नंबर 1, इसी में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों को जैसे चलिए मैंने इसमें बना दिया आपको रेड कलर से, चलिए एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें किसी एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट कर लीजिए, इसको टारगेट कर लिया। टारगेट का मतलब ये हमारा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अब ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम देखेंगे कि क्या इसका हाल है। तो जैसे इसमें न्यूक्लियस का कितना प्रोटॉन है इसके अंदर, तो 2 प्रोटॉन है। तो इस केस में Z की वैल्यू जो है वो 2 है। मतलब न्यूक्लियस अपने 2 प्रोटॉन के कारण इस इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करना चाहता है। मान लीजिए इसका अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग 2 न्यूटन मान लें, सपोज एक डाटा है 2 न्यूटन। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास आप आए, इस इलेक्ट्रॉन से पूछे भाई तुमको ये न्यूक्लियस तो 2 न्यूटन के फोर्स या 2 प्रोटॉन के फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ 2 है। अब ये बताओ कि तुम कितना फोर्स इफेक्टिवली महसूस कर रहे हो जिसके कारण तुम इस न्यूक्लियस के टुवर्ड्स नेट अट्रैक्ट हो रहे हो। तो इस इलेक्ट्रॉन से जब पूछा जाएगा तो इसका एनवायरनमेंट पहले वाले हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन से अलग है। ये कहेगा भाई हमारे पास 2 चार्ज स्पीशीज दिख रहे हैं, एक तो ये न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज है जो हमको अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरा हमारे ही शेल में मौजूद ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन अब हमको रिपेल भी तो करेगा, और रिपल्शन जनरली दूर भगाता है, तो ये रिपल्सिव फोर्स बाहर के साइड में होगा। रिपल्सिव फोर्स बाहर के साइड में और अट्रैक्टिव फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इस इलेक्ट्रॉन से जब पूछा गया कि भाई तुम कितना फोर्स न्यूक्लियस का नेट महसूस कर रहे हो, तो कह रहा है देखो यहाँ पे 2 प्रोटॉन तो हमको खींच रहे हैं, Z की वैल्यू तो 2 है, लेकिन इस केस में मेरा Z स्टार जो है, जिस फोर्स से मैं इफेक्टिवली अट्रैक्ट हो रहा हूं, वो पूरा 2 न्यूटन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये हमको रिपेल भी कर रहा है। और इसका फोर्स मान लीजिए मैंने रख दिया, इसके फोर्स को, रिपल्सिव फोर्स को मैंने सिग्मा रख दिया,
सपोज इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं, सपोज इट इज 0.1, इसकी वैल्यू हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सपोज इट इज सिग्मा रिपल्शन वाला फोर्स इट इज 0.1। तो इस इलेक्ट्रॉन से जब आपने पूछा कि इलेक्ट्रॉन, इस टारगेट इलेक्ट्रॉन से आपने पूछा कि भाई तुम नेट कितना अट्रैक्टिव फोर्स महसूस कर रहे हो, तो ये बोलेगा कि देखिए 2 न्यूटन के फोर्स से तो हमको अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो Z हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन इस बार मैं पूरा ये फोर्स नहीं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ रिपल्सिव फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा है वो हमारे नेट अट्रैक्टिव फोर्स को कम करेगा, और नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसके कारण मैं न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होऊंगा, इस बार पूरा Z नहीं होगा, Z में से अट्रैक्टिव फोर्स में से उस रिपल्सिव फोर्स को घटाना भी पड़ेगा। तो Z स्टार इज इक्वल टू Z, दैट इज टोटल न्यूक्लियर चार्ज, माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? ये दूसरे इलेक्ट्रॉन ने जिसको रिपेल किया उसका रिपेलिंग फैक्टर। अब यहां पे Z स्टार की वैल्यू जो आएगी बच्चों, Z स्टार की वैल्यू जो आएगी वो Z अगर आया 2, तो सिग्मा मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया 0.1, वैसे सिग्मा की वैल्यू यहाँ 0.1 नहीं होगी, सिग्मा की वैल्यू हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये डाटा मैंने 0.1 रख दिया, तो Z स्टार इज नाउ 1.9। न्यूक्लियस का वो फोर्स जो इसको अट्रैक्ट होने के लिए चला था इट वाज 2 न्यूटन, लेकिन या 2 प्रोटॉन के कारण Z की वैल्यू 2 थी, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को जो रिपल्सिव फोर्स मिल गया एक थोड़ा सा, जो कि बाहर के साइड में लग गया, वो कुछ अट्रैक्टिव फोर्स को कैंसिल करने का काम किया, तो इसका नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस Z स्टार, वो नेट अट्रैक्टिव कितना न्यूक्लियस चार्ज फील कर रहा है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने के लिए, ये पूरा Z के बराबर नहीं है। इस बार इस रिपल्सिव फोर्स को इसमें से घटाना पड़ेगा, तो Z2 माइनस सपोज दिस सिग्मा इज 0.1, देन Z स्टार इज 1.9। तो नेट न्यूक्लियस ने जो फोर्स लगाया अपनी तरफ से वो Z के बराबर 2 था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने जो ओवरऑल फोर्स अट्रैक्टिव फील किया न्यूक्लियस का, एंड न्यूक्लियस का ओवरऑल वो पॉजिटिव चार्ज जो इसको अट्रैक्ट होने के लिए काम आ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो Z से कम है, तो Z स्टार इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.9 एंड Z इज दैट न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बराबर केवल तब होता है जब आपका इलेक्ट्रॉन अकेला रहे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कई संख्या में आने लगते हैं, तो जो अदर इलेक्ट्रॉन है वो आपके टारगेट इलेक्ट्रॉन को जब रिपेल करते हैं, तो उसके कारण उसका कुछ अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस के टुवर्ड्स कम हो जाता है, और वो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लेस न्यूक्लियर का चार्ज वो फील करता है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपके लिए रिपल, यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इट इज टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस विच एग्जिस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन इट। न्यूक्लियस के अंदर वो टोटल प्रोटॉन जो न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज देते हैं वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो Z इज न्यूक्लियर चार्ज, या इसको आप एटॉमिक नंबर के बराबर बताते हैं, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये तो Z हो गया भाई। किसी भी एटम में Z जो उसका न्यूक्लियर चार्ज है वो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो वो न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जो आपका कोई टारगेट इलेक्ट्रॉन ओवरऑल महसूस करता है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने के लिए, और इसको फाइंड आउट करने के लिए न्यूक्लियर चार्ज में से रिपल्शन वाले फैक्टर को घटाना पड़ता है। इट इज डिफाइंड एज टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस विच नेट फील बाय एनी इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच द टारगेट इलेक्ट्रॉन, जो भी आपका टारगेट इलेक्ट्रॉन है, ओवरऑल अट्रैक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो ये जब आप Z स्टार निकालते हैं, तो Z स्टार निकालने के लिए आपको Z में से रिपल्सिव फोर्स या रिपल्सिव पैरामीटर सिग्मा को, जिसको स्लेटर नामक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, उसको घटाना पड़ता है। तो Z स्टार कभी भी Z माइनस सिग्मा होगा। सिग्मा रिपल्शन पैरामीटर है या स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, और ये कुछ न कुछ इसकी वैल्यू हमेशा रहती है। ये तभी 0 होगा जब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, रिपल्शन फैक्टर बोल सकते हैं या स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं। अब यहां पे आता है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट क्या है? इट इज डिफाइंड एज रिपल्सिव पावर और फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय सेम शेल। आपका जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है, वो शेल का इलेक्ट्रॉन या इनर शेल का इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है किसी भी टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए। इट इज डिफाइंड एज रिपल्सिव पावर ऑब्लिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय सेम शेल और इनर शेल इलेक्ट्रॉन फॉर एनी टारगेट इलेक्ट्रॉन। तो जो रिपल्सिव फोर्स आपका टारगेट इलेक्ट्रॉन महसूस करता है अदर इलेक्ट्रॉन से, जो कि उसी के शेल में हो या अंदर की शेल में हो, तो ऐसे रिपल्सिव फोर्स को ही हम लोग स्क्रीनिंग
इफेक्ट या स्क्रीनिंग फैक्टर का नाम देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। अब इसको अगर हमको थोड़ा सा और आसान तरीके से आपको समझाना हो तो इसको हम और आसान भाषा में आपको कैसे समझा सकते हैं। इसको और आसान भाषा में समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। यहां देखिए, बहुत साधारण भाषा में अगर हम कहें तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस और ये रहा आपका एक शेल और इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस जो फोर्स रिलीज कर रहा है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के लिए वो जेड है, जो उसके न्यूक्लियर चार्ज के कारण, और जो इलेक्ट्रॉन जो फोर्स ओवरऑल इसका महसूस कर रहा है टुवर्ड्स फॉर अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस, ये जेड स्टार है। तो ऐसे केस में जब इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो जो जेड स्टार है, इलेक्ट्रॉन जो आपका फोर्स महसूस कर रहा है वो एग्जैक्टली जेड के बराबर है। अब क्या हो गया कि मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये और मान लीजिए। तो अब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो ये न्यूक्लियस कुछ फोर्स इसके लिए रिलीज कर रहा है अपना। तो ये फोर्स क्या ये पूरा पूरा इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पाएगा? नहीं। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये घूमते समय इस इलेक्ट्रॉन आपके टारगेट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आ सकता है। जब ये टारगेट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के फोर्स के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में आएगा तो पूरा फोर्स इस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हम कहेंगे इस इलेक्ट्रॉन, इस टारगेट इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में ये जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जब आ गया, जो कि उसी शेल में मौजूद है, तो इसने एक तरह से स्क्रीन का काम कर दिया, एक तरह से शील्ड, कवच का काम कर दिया। और इस स्क्रीन या शील्ड के कारण ये पूरा ये जो न्यूक्लियस का फोर्स था वो इस आपके टारगेट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है सेम शेल में या अंदर की शेल में हमारे टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीन या शील्ड प्रोवाइड करता है। तो अगर आप देखिए, अब एक सिंपल फिगर और देखिए आप, जैसे ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस हो गया, ये एक पहली शेल हो गई, ये दूसरी शेल हो गई और ये तीसरी शेल हो गई। मान लीजिए हमारा आपका जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है वो ये है, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर की शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और बाहर की शेल में भी इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया टारगेट इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस और इस टारगेट इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन कौन आ सकता है? क्या ये इलेक्ट्रॉन आ सकता है? बिल्कुल, ये उसी शेल में घूम रहा है तो जरूर ये कभी न कभी न्यूक्लियस और टारगेट इलेक्ट्रॉन के बीच में पड़ जाएगा। तो आप कहेंगे जिस शेल में आपका टारगेट इलेक्ट्रॉन है उसी शेल का इलेक्ट्रॉन, उसी शेल में मौजूद अदर इलेक्ट्रॉन कुछ न कुछ उसको स्क्रीनिंग या उसके घूमते समय उसके और न्यूक्लियस के बीच में आ सकते हैं। तो इसका स्क्रीनिंग कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन इस टारगेट इलेक्ट्रॉन को इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से कोई स्क्रीनिंग मिलेगी? ये घूमते हुए क्या आपके टारगेट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आ सकता है? नहीं, ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है, तो इससे हम कोई स्क्रीनिंग कंसिडर नहीं करेंगे। क्या ये अंदर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन आपके टारगेट इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर सकता है, उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में आ सकता है? बिल्कुल, घूमते समय टारगेट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकता है। तो ये भी एक स्क्रीनिंग या रिपल्शन प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमको जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है, जहां भी हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है, जहां भी हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है, टारगेट इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसको भी आपने पढ़ाई के लिए अपने चुन लिया है जिस इलेक्ट्रॉन को, वो आपका टारगेट इलेक्ट्रॉन। टारगेट इलेक्ट्रॉन को सेम शेल के इलेक्ट्रॉन, टारगेट इलेक्ट्रॉन को सेम शेल के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन या स्क्रीनिंग देते हैं। टारगेट इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर के शेल से मौजूद इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन या स्क्रीनिंग मिलता है, लेकिन टारगेट इलेक्ट्रॉन को आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से कोई रिपल्शन या स्क्रीनिंग नहीं मिलता है। तो टारगेट इलेक्ट्रॉन को जो अदर इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग या रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे वो कौन कौन से होंगे? स्क्रीनिंग का मतलब ही रिपल्शन है। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग या रिपल्शन कंसिडरेबल होगा? सेम शेल के इलेक्ट्रॉन की, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन का कोई भी रिपल्शन या स्क्रीनिंग कंसिडरेबल नहीं होगा।
अब अगर हम आपसे फिर से एक सिंपल सा फिगर बनाएं, सपोज कीजिए कि मैंने आपको ये न्यूक्लियस ले लिया, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये किसी प्रिंसिपल अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है, ये सिंपल मैं बस बनाता जा रहा हूँ ताकि आपको एक कंटेंट समझा पाऊँ। ये केवल एक स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझाने के लिए एक अदर इलेक्ट्रॉन्स को बना के मैं स्क्रीनिंग का पावर आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। हमने अपने इलेक्ट्रॉन को, टारगेट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक नंबर दे दिया। इसके साथ भी मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन नंबर 5, ये रहा हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन नंबर 1। तो इस टारगेट इलेक्ट्रॉन को उसके बाहर वाले शेल से, टारगेट इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है तो E3 से उसको कोई रिपल्शन या स्क्रीनिंग नहीं मिलेगा। घूमते हुए E3 कभी भी 1 और न्यूक्लियस के बीच में नहीं आ सकता, ऐसे कह लीजिए। तो अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा घूमते हुए कौन सा इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूक्लियस के बीच में आएगा, तो देखिए घूमने का मतलब पूरा चक्कर लगाना। सबसे जल्दी जल्दी चक्कर कौन लगाएगा? E5 जो सबसे अंदर की शेल का इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे हाईएस्ट स्क्रीनिंग देने वाला इलेक्ट्रॉन, पहले E3 से तो कोई स्क्रीनिंग मिलेगी नहीं, 5 से मिलेगी, 4 से मिलेगी, 2 से मिलेगी। मतलब घूमते समय 5, 4 और 2 एक और न्यूक्लियस के बीच में आ सकते हैं। 5, 4 और 2 एक और न्यूक्लियस के बीच में आ सकते हैं। सबसे जल्दी जल्दी कौन आएगा? जिसका शेल सबसे छोटा होगा। जो सबसे जल्दी जल्दी आएगा वो सबसे जल्दी जल्दी स्क्रीन करेगा। दोनों के बीच में जल्दी जल्दी आएगा, वो स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा करेगा। तो अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग करने वाला इलेक्ट्रॉन कौन है? 5वें नंबर का, सबसे अंदर की शेल वाला इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद इसकी शेल थोड़ी बड़ी हो गई पहली वाले से, E4, लेकिन ये जल्दी जल्दी ही कंपेयर करेगा, कवर करेगा अपनी शेल को 2 की अपेक्षा। तो E4 के द्वारा जो स्क्रीनिंग होगी 1 और न्यूक्लियस के बीच में, E4 जल्दी जल्दी आएगा एज कंपेयर टू E2। तो E4 की स्क्रीनिंग E2 से ज्यादा होगी, लेकिन E5 से कम होगी। न्यूक्लियस और E1 के बीच में सबसे जल्दी जल्दी कवर करेगा इस दूरी को E5। सबसे जल्दी जल्दी वो स्क्रीनिंग के जैसे बार बार E1 और न्यूक्लियस के बीच में आएगा, तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग या रिपल्शन प्रोवाइड होगा E5 से, फिर E4 से, फिर E2 से। तो हम कह सकते हैं इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे होते जाएंगे उनका स्क्रीनिंग पावर जो है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन का, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग पावर, स्क्रीनिंग करने की शक्ति या स्क्रीनिंग पावर ज्यादा होता है। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग पावर सबसे ज्यादा होता जाए। जितना इनर शेल उतना स्क्रीनिंग पावर ज्यादा होता जाएगा। जैसे इस केस में हमने आपको बताया E1 को E3 से, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन तो स्क्रीनिंग करेगा ही नहीं। 2, 4 और 5 में सबसे बढ़िया स्क्रीनिंग E5 से होगी, फिर E4 से होगी, फिर E2 से होगी। अब इसमें एक चीज और देख लिया जाए। इसे सपोज कीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की किसी शेल में पड़ा हुआ है और अंदर के शेल से कोई एक शेल है अंदर की। मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल में है, किसी एक शेल में, यहाँ वैलेंस शेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं हम ले रहे, बाहर इलेक्ट्रॉन है आपका और अंदर की शेल में S भी है, P भी है, D भी है और F भी है। तो न्यूक्लियस के सबसे करीब जो होता है वो हमेशा NS होता है। अगर आपको एक शेल देखें तो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करके जो सबशेल होती है, किसी एक शेल में मान लीजिए S, P, D, F सब मौजूद है, तो जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक मौजूद होगा वो S होगा। इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सबसे नजदीक जो शेल मौजूद, सबशेल मौजूद होती है वो S होती है। फिर उसके बाद P, किसी भी शेल में अगर SP, DF सब संभव है तो उस शेल का S सबशेल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है। न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करके S रहता है। तो पेनिट्रेटिंग पावर अगर आपसे कोई कहे, पेनिट्रेटिंग पावर मतलब, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब न्यूक्लियस के क्लोज हो जाना, न्यूक्लियस को अंदर तक अप्रोच कर जाना, पेनिट्रेटिंग पावर। तो सबसे बढ़िया पेनिट्रेटिंग पावर S का होता है, फिर P वाले इलेक्ट्रॉनों का होता है, फिर D वाले इलेक्ट्रॉनों का होता है, फिर F वाले इलेक्ट्रॉनों का होता है।
हम यहाँ ये बात करने वाले हैं कि किसी एक ही शेल में अगर sp-df सारा है तो सबसे अच्छा पेनिट्रेशन पावर s का होगा, फिर p का होगा, फिर d का होगा, फिर f का होगा। पेनिट्रेशन पावर का मतलब एंट्री टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, बाहर से आप अंदर की तरफ न्यूक्लियस तरफ जाएंगे, जितना एटम में अंदर पेनिट्रेट करेंगे, जितना न्यूक्लियस के क्लोज होंगे, उतना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगा। और पेनिट्रेशन वाइज सबसे नजदीक S होता है न्यूक्लियस के, फिर P, फिर D, फिर F। तो इसका मतलब पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा हुआ S का, फिर P का, फिर D का, फिर F का। अब सोचिए S का इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी घूमेगा, न्यूक्लियस के जितना करीब उतना छोटा रहेगा, तो सबसे ज्यादा घूम के इस टारगेट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन आएगा, कौन सबसे ज्यादा स्क्रीन करेगा हमारे टारगेट इलेक्ट्रॉन को, तो S सबसे जल्दी घूमेगा। उसके बाद P का चक्कर थोड़ा टाइम लेगा, फिर D का चक्कर और बड़ा होगा, F का चक्कर सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा टाइम इसको लेगा चक्कर काटने में। तो आप कहेंगे जो स्क्रीनिंग पावर है, या सीधे सीधे कहा जाए स्क्रीनिंग का मतलब ही होता है रिपल्शन। स्क्रीनिंग पावर जो है, स्क्रीनिंग पावर और पेनिट्रेशन पावर में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जिसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा उसका स्क्रीनिंग पावर भी ज्यादा होता है। तो NS का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा टारगेट इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन या रिपेल करेगा। उसके बाद किसी भी NP का इलेक्ट्रॉन, फिर उसी N के D का इलेक्ट्रॉन और फिर F का इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे एक बात बताई जाए, सबसे पुअरेस्ट स्क्रीनिंग कौन से सबशेल का इलेक्ट्रॉन देता है, तो F का। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीनिंग कौन से सबशेल का इलेक्ट्रॉन देता है, तो S का। सबसे पुअरेस्ट स्क्रीनिंग NF का होता है, F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का या F सबशेल के इलेक्ट्रॉन का। सबसे पुअरेस्ट स्क्रीनिंग किसी भी टारगेट इलेक्ट्रॉन को जो पुअरेस्ट स्क्रीनिंग या पुअरेस्ट रिपल्शन देने वाले अंदर की शेल से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो F वाले होंगे, और किसी भी टारगेट इलेक्ट्रॉन को जो अंदर की शेल से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्शन मिलेगा वो NS के इलेक्ट्रॉन से मिलेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग का मतलब ही होता है रिपल्शन। अब हम लोग एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे कि इस रिपल्शन पैरामीटर को हम लोग कैसे एकदम एग्जैक्टली निकाल लें किसी न्यूक्लियस के या किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एग्जैक्ट न्यूक्लियर चार्ज से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू को निकालना। सिग्मा स्लेटर को रिपल्शन पैरामीटर को कंसिडर करते हुए अब हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन में आ रहे हैं, किसके, तो Z स्टार के। तो Z स्टार की एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को एक रूल डिस्कस करना है। दैट रूल इज स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल। स्लेटर रूल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर एनी टारगेट इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं। स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग Z स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर होता है Z माइनस सिग्मा के लिए। तो इसमें अगर कहा जाए Z क्या है, तो Z जो है ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसी भी टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये Z होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसी भी टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए उस एटम में जो उसका एटॉमिक नंबर है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज से भी बुलाते हैं, ये नेट प्रोटॉनों की संख्या बताता है उस एटम के अंदर। न्यूक्लियर चार्ज दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑल्सो। और ये सिग्मा जो है ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। सिग्मा जो है ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जिसको हम लोग स्लेटर कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट भी बुलाते हैं। और इस सिग्मा की वैल्यू अभी हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन का सिग्मा वैल्यू अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए स्लेटर्स रूल को डिस्कशन में ले आएंगे, और उससे हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटम के अंदर किसी टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला यही हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में स्लेटर रूल में ये डिस्कस हम लोग करेंगे बच्चों।
जय हिंद बच्चों, इस लेक्चर को यहीं पे रोका जाता है। इस लेक्चर में महत्वपूर्ण हम लोगों ने जो पढ़ा वो प्रमुख कंटेंट पढ़ लिया हम लोगों ने, 3 चीज, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। थैंक यू बच्चों, इस लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।